जी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ दुष्यंत जी के पास आऊंगी। बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं हमारे साथ। तो दुष्यंत जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार दानिश जी से जल्दी से पूछ लेती हूँ। दानिश जी, डंके की चोट पर कह रहे हैं वक्फ बिल तो लाकर रहेंगे, अब क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो डंके की चोट की बात है ना, यही वो चोट है जो संविधान को पहुंचाने पे इतना अहंकार। देखिए, अमित शाह जी से कहिए, इतना अहंकारी होना अच्छा नहीं होता। सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल गई हैं और सत्ताएं बदलती रही हैं, सत्ताएं बदल जाएंगी। आप नहीं, आप हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, तरसों कोई और रहेगा। सवाल ये है कि वो अगर ये कहते कि हम जेपीसी के आधारित सुधार लाएंगे तब तो बात है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि डंके की चोट पे, तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि संविधान, तो संविधान और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा आधार जो है ना, वो समझ ले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट का मतलब 543 जो लोकसभा के सांसद चुने हुए हैं, वो देश के मालिक नहीं है, दानिश कुरैशी के मालिक नहीं है। दरअसल देश की जो जनता है वो इस देश की मालिक है, और चूंकि हम 150 करोड़ लोगों को पार्लियामेंट में बैठा नहीं सकते, इसलिए हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया। दानिश जी एक बात बताइए, समय समय पर दानिश जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो सांसद बैठे हैं वो इस देश के मालिक नहीं है। नहीं, आप, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आपने कहा वो इस देश के मालिक नहीं है, तो वो जो कहेंगे वो कोई हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकते हैं। तो ओवैसी साहब तो कल अपनी सभा से बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में हमें चुनकर भेजिए, क्योंकि जब हमारी सरकार होगी तब हम वो करेंगे जो हमें करना है। तो वो कहां से मालिक हो जाएंगे पूरे महाराष्ट्र के और देश के? हाँ, तो हम नहीं, वो चुन के वो करेंगे जो वो चाह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। तो नहीं सुनिए, वो क्या चाहेंगे, सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, वो वही चाहेंगे जो अवाम चाहती है। सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट के सेशन में वक्फ की मुखालिफत हुई और जेपीसी बनाना पड़ा, इसका मतलब ये है कि इस देश का तमाम मुसलमान वक्फ का जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई उसको बिल्कुल। तो आपको ये लग रहा है कि देश की जनता वक्फ नहीं चाहती, जो सत्ता का वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहती है? आपको ये लग रहा है कि देश की जनता वक्फ संशोधन बिल चाहती ही नहीं है? नहीं, सुनिए, डिबेट को थोड़ा खोलना पड़ेगा और लोगों को लाऊंगी। हाँ, अच्छा सुनिए, मैं आपको ये कहूँ, सुनिए, जल्दी से बोलिए। नहीं, 10 सेकंड बोलिए ना, बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके हाउस के अंदर में क्या होगा या क्या तय करेंगे, या सुचारिता जी कौन सा शो तय करेंगे, ये आप तो तय नहीं करेंगी ना। ये तो अब इसका देश की जनता से हम लेने चला जाए मामला, तो कहां चला जाएगा? तो जो जिसका काम है, वक्फ का मामला मुसलमानों का है और सरकार का है। अच्छा, तो वो तय करेंगे भाई, ओवैसी साहब तय करेंगे वक्त में क्या होना है, देश की सरकार नहीं तय करेगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। समीर चौकांकर जी, आपको लाती हूं अंदर, क्योंकि मुसलमान तय करेंगे। एक मिनट, देश के मुसलमान तय करेंगे, तो ऐसे ही बहुत चीजें क्या आप देश के हिंदू तय करने लगे? देश की बहुत चीजें देश के ईसाई तय करने लगे? क्या धर्म आधारित फैसले होने लगे? समीर जी ओवैसी साहब कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान तय नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या उनके हित में है। मुस्लिम आरक्षण की बात, अच्छा समीर जी, 3 तलाक का विरोध भी इन्होंने किया था ना, कि 3 तलाक का नहीं आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक लेकर आए, और ये तो पूरा प्रॉपर्टी का मैटर है। 8.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, और वक्फ को जो मनमोहन सरकार ने 2013 में अस्मित अधिकार दे दिए थे कि किसी भी जमीन पर हाथ अगर वक्फ रख देगा तो उस आदमी को बताना पड़ेगा कि जमीन मेरी नहीं है। वक्फ के लिए तो आप कहते हो कि दिल्ली का एयरपोर्ट हमारा है, बंबई का ताज होटल हमारा है। नहीं, और सीधी बात यह है कि मैंने आज शुरुआत में बहुत से मुद्दे दिखाए जिनकी गूंज है आज, क्योंकि पहला चरण चुनाव का वोटिंग भी थी दुष्यंत जी झारखंड में। सीधी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण की बात जब कह रहे हैं, तो क्या मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए वो संविधान पर हमला नहीं है? क्या धर्म आधारित आरक्षण की बात है? आज तो गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षण नहीं दे सकते, 4 पीढ़ी तक राहुल गांधी की आगे आरक्षण नहीं दे पाएगी मुसलमानों को। मुख्यमंत्री गृह मंत्री साहब तो खुद ही दे रहे हैं। उनकी एक राज्य सरकार ने 3 गुना पेंशन कर दी है मौलानाओं की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीडीपी की गवर्नमेंट है आंध्रा में, वो आरक्षण दे रही है, हज पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। तो ये कहते कुछ है,
एक अलग विषय है और चलिए धर्म भाई के साहब, मैं आधार चला ही पर जाता हूं। रिजर्वेशन आप देना अलग विषय है। आप ही संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कहीं आरएसएस जिक्र ने नहीं है। यही शिक्षा दी है आपको कि धर्म के दूसरा आधार पर बोले तो संविधान में बोलो। कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। किसका विवेचन नहीं है? संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अरे तो आपने उस पार्टी के साथ आप सरकार क्यों 10% बनाई? रिजर्वेशन कैसे देंगे? इस्तीफा दिलवाइए प्रधानमंत्री से। अभी सरकार को, एनडीए की सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, टीडीपी ने कहा, और टीडीपी इस आधार पे मैंडेट लेके आई है। पिछड़े लोगों को उसके मैंडेट का आप इस्तेमाल करके सरकार चला रहे हो। समर्थन नहीं करती कहीं पर भी। उसके मैंडेट के दम पे आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। आप अपने आजू बाजू के लोगों को लाभान्वित कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप समीर जी? अरे थोड़ी नैतिकता रखिए। आप करिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हटाइए अभी टीडीपी को बाहर। एक तरफ आपको सत्ता चाहिए, आप हर किसी से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपका काला चरित्र पूरा देश जानता है, किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती से लगा के आपने नायडू तक समझौते किए हैं। सत्ता के लिए आपको हर चीज चलता है और बैठ के ज्ञान देते। ज्ञान देना बंद करिए, राजनीति कर लो, ज्ञान देना बंद करिए। किशोर जी के पास जाऊंगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति आप कर लो। महाराष्ट्र के अंदर आप कितने भी मुसलमानों से कह दो कि जो 17 पॉइंट आपने लिख के दिए, और महाराष्ट्र में मुसलमानों का आपने नाना पटोले कह रहे हैं सत्ता में आने दो, 3 गुना कर मुसलमान दिए। बैठक करें। अरे साधु संतों के नाम पे वोट मांगते हो। देखिए, ये इस देश साधु संतों के नाम पे वोट मांग के कितने भी मुसलमानों आप को वोट ले लो, मदरसों के देश शिक्षकों के का अंदर अब आरक्षण नहीं दे पाओगे वेतन उनको। वृद्धि करते हो। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं अब सुनिए जरा, एक मिनट मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, मैं जो उन्होंने कहा है गृह मंत्री ने, वो जरा सिर्फ शब्दशः बता रही हूँ। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले उलेमा समूह से मिले थे खड़गे जी। SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से कि SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा? क्या आज आपकी पार्टी इसके साथ खड़ी है? सुचेता, महाराष्ट्र में चुनाव के मुद्दे, किसानों की आत्महत्या, अडानी का आक्रांता पल के आना और लूटना और बेरोजगारी। हमारी कोई बात नहीं। अरे भाई, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो संविधान है उसमें धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम में जो रंगारी है, कसाब है, त्योहार है, ये ओबीसी के आरक्षण के पात्र है। महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम के ओबीसी की जातियां जो पिछड़ी है उनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं देखता हूं कि अमित शाह जी या उनके गेरुआ वस्त्र पहन के आए हुए वो योगी जी या फिर मोदी जी, इनके भाषण में महाराष्ट्र के किसानों का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न और जो विकास का मॉडल है उसमें गरीब कहाँ है इसका प्रश्न नहीं। ठीक है। अब ये चीजें हटना चाहिए। इसलिए इनकी एक बी टीम है, ओवैसी जी, वो आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर उसको पकड़कर देवेंद्र जी और अमित जी भड़काऊ भाषण देते हैं, और इनका और एक बी टीम इन्होंने बनाई है, वो राज ठाकरे की, वो आकर मैं लाउडस्पीकर निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओबीसी जी को यहाँ वोट कितने मिलते हैं? 0.0005 वोट मिलते हैं। और किशोर जी, ये तो सब आप ही की टीम थी। आपकी मीटिंग किशोर में बता दो। जी, किशोर जी, ये सब तो आपकी टीम थी। उद्धव ठाकरे की टीम ही थी। राज ठाकरे भी साथ थे, बीजेपी भी साथ थे। आप साथ लेकर चल नहीं पाए सर, सब अलग हो गए। तो पूरा बोल लूं? हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए सुचेता जी, मैं एक बात बताता हूँ कि संविधान के अंदर जो प्रोविजन है उसके बाहर जाके हम कुछ नहीं करने देंगे, एक बात। दूसरी बात, जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद ही निर्णय होगा। ठीक है। और ये मोदी, ये अमित शाह जी का चुनाव का भाषण है, जेपीसी के वो ऐसे भड़कीले भाषण इसलिए देते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता आपकी बीजेपी के तरफ से बोलूंगी, एक वो रोहन को जो किराए पे अभी बीजेपी ने लिया है उसको भी लाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। ये 4 बीजेपी के
अनऑफिशियल प्रवक्ता नहीं चलेंगे। नहीं मैं किशोर जी, किशोर जी ये अच्छा नहीं है। किशोर जी मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ आप इस तरह से बोलेंगे। आप तो हमेशा बहुत सभ्य रहते हैं अपनी भाषा में। अरे मैं सभ्य हूँ, अब इस तरह से पर बोलना, मेरे बीच में इस तरह से बोलना अगर आप बोलेंगे तो फिर मुझे सबको छूट देनी पड़ेगी कि वो आप पर हमला करें। मैं किसी को हमला नहीं करने देती आप पर। और किशोर जी का ऑडियो दीजिए भाई, मैं किसी को हमला नहीं करने देती। बहुत अच्छा है, मेरा ऑडियो ही बंद कर दो। नहीं, आपका ऑडियो कोई बंद नहीं करेगा। सुचरिता जी ऑडियो बंद कर दो ना। अरे क्यों बुलाते हो हमको? ऐसा होता नहीं है किशोर जी। नहीं किशोर जी, खुद कर लिया करो। हाँ, जो तुमको अमित शाह एजेंडा दे उस पर कर लिया करो। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या किशोर जी? कसम जी एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या? आपने कहीं नया, आपको भी नया ट्यूटोरियल दिया गया है क्या? नया ट्यूटोरियल दिया गया है कि किशोर तिवारी बहुत ज्यादा सभ्यता से बात करते हैं तो थोड़ा असभ्य होइए और थोड़े से हमले कीजिए। ये नया ट्यूटोरियल है क्या? बताइए जरा। नहीं बताइए ना जरा। एजेंडा बदल दिया। नहीं मुझे बताइए किशोर जी, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप उसी भाषा में बात करेंगे तो मैं भी आपसे उसी भाषा में बात करूंगी जैसे बाकी प्रवक्ताओं से करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत सभ्य ढंग से बात करती हूँ, लेकिन अगर आप उस भाषा में बात करेंगे तो मैं भी जवाब उसी भाषा में दूंगी फिर सर। और आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ हमेशा मैं। सुनिए मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनिए आप, मेरी आप बात सुनिए। एजेंडा यहाँ किसी को नहीं दिया जाता। एजेंडा देश का है, उस पर चर्चा सब करेंगे। उस पर एजेंडा हर कोई उस पर बात हर कोई करेगा। इसीलिए आज बात इतने बयानों की हो रही है।